वेलकम बैक। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.3 अरब डॉलर्स तकरीबन खर्च होने जा रहे हैं इस वक्त इंतखाबी मुहिम में ऑल ओवर पाकिस्तान। यकीनन बहुत बड़ा अमाउंट है, बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि अब सियासतदानों से पूछा जाए कि वो कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, स्पेशली एक ऐसे सिनारियो में जब हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि अता तारड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी पार्टी की तरफ से कैश पेमेंट दी जा रही है, NIC रखवाया जा रहा है, जिसके ऊपर परवशा खान साहबा पीपल्स पार्टी की ये स्टेटमेंट देती हैं कि अता तारड़ साहब जो हैं वो बॉलीवुड मूवीज़ बहुत देख रहे हैं, इसलिए इंडियन फिल्म की हीरो बनने की कोशिश ना करें। खैर, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं पैसों का बड़ा इस्तेमाल होता है और इस वक्त हमारे मुल्क को पैसों की शदीद ज़रूरत है। ऐसे हालात में हमारे साथ इस वक्त जो पैनल मौजूद है, जो इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहा है, उनसे पूछते हैं उन्होंने कितने पैसे खर्च किए हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगा एक ऐसी खातून को इस वक्त अपने स्टूडियो में, जो यकीनन आपसे तारुफ भी करवाना चाहता हूँ, आपसे मिलवाना भी चाहता हूँ, जो कि उम्मीदवार हैं NA 238 की, बड़ी कामयाब बिजनेस वुमन हैं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, 2012 में पाकिस्तान छोड़कर गई थी, बाहर गई, अपना करियर बनाया एविएशन इंडस्ट्री में, आज अपने जहाज़ हैं उनके पास और वो वापस आई हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए। मुझे भी झटका लगा जिस तरह आपको लग रहा है। तबस्सुम अब्दुल कादिर, वेलकम टू सियासी शतरंज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर गिविंग अस योर टाइम। महमूद मौलवी साहब मुझे स्काइप पर ज्वाइन कर चुके हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो भी NA 238 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे ये पूछेंगे NA 238 का सवाल। साथ साथ उज़मा कारदार साहिबा मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद है। उज़मा साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, लुकिंग शार्प लाइक ऑलवेज। उज़मा साहिबा, पहले आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो इल्ज़ाम अता तारड़ साहब ने लगाया कि पैसों का इस्तेमाल हो रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है, कुछ बता सकती हैं आप मुझे? जी बहुत शुक्रिया तला, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, बिलावल साहब जो हैं वो पंजाब में कोई तीर मारने तो आए हैं, लेकिन उनके पास कोई उसके लिए कोई माहौल नहीं है, कोई उनकी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि पंजाब में तो इनका वजूद भी नहीं था। अब जाहिर है कि वो किस तरह से अपने लिए जो हैं वो वोटर्स को मोबिलाइज करें। इनकी पिछली असेंबली में 371 हमारे मेंबर्स थे, तो टोटल इनके 4 MPA थे। तो अब वो 4 MPA जो हैं लेके तो वो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए पैसे की चमक बड़ी चीज़ होती है और वो इसको पूरी बोरियों के मुंह खुले हुए हैं और अता तारड़ ने तो पकड़ भी लिया उस दिन। अब एक इलेक्शन कमीशन ने एक इंक्वायरी की कमेटी बिठाई है, देखें उसमें क्या फाइंडिंग आती है। तो मेरे ख्याल में ये बिलावल साहब को पता नहीं है कि पंजाब में लोग वोट देते खिदमत पे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं तो हैरान रह गई, क्योंकि मैं इस वक्त NA 119 में कैंपेनिंग कर रही हूँ मरियम नवाज साहिबा की के लिए जी। और मैं वहाँ जब गली कूचों में जाती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि 35-35 साल से लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। तो मैं उनसे पूछती हूँ, मैंने कहा 35 साल हो गए, क्यों आप अभी तक उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब वो आते हैं और जब वहाँ उनकी हुकूमत होती है तो हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाती है, हमें आसानियाँ हमारे लिए पैदा हो जाती हैं, इसलिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं। वो हमारे बच्चों के लिए कोई हमारे स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं, महंगाई नहीं होती है और हमें हर चीज़ जो है वो सस्ती मिल रही होती है। तो इसलिए हम जो हैं उनके साथ खड़े हैं। तो टस से मस उनका वोट नहीं हुआ और सारा खिदमत की वजह से। आप यकीन करें, ये बिलावल अगर समझ जाए तो उल्टे कदमों वो वापस कराची चला जाए। ठीक मैडम, तबस्सुम 1 करोड़ का बजट है नेशनल असेंबली की सीट पे अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाने के लिए। आपने न पोस्टर लगाए हैं, ना आपने कोई ज़्यादा कैंपेनिंग की है, ना हल्के में उतरी हैं, और आप 2012 मुल्क छोड़कर गई थी, आज वापस आई हैं, एक कामयाब बिजनेस वुमन तो हैं ही हैं आप एविएशन सेक्टर में, लेकिन अब पाकिस्तान को बदलने का ख्वाब क्यों है आपके पास? आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करती बाहर, किसने बोला था आपको वापस आने के लिए? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये पॉपुलैरिटी कल्चर पे मैं बिलीव नहीं करती। ये जो आप खर्चा करने की बात कर रहे हैं, हर तरफ से मुझे ये एडवाइजेज़ मिल रही हैं कि मैम अभी आप आई हैं, आपको कोई जानता नहीं है, आपको किसी ने कोई देखा नहीं है, तो आप समझ रही हैं कि आप इलेक्शन जीत जाएंगी या आप सियासतदान बन जाएंगी। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे सियासतदान बनाने की कोशिश नहीं करें। ना मैं सियासतदान हूँ, ना मैं आपके बोलने से सियासतदान बन जाऊँगी और ना मैं बनना चाहती हूँ। मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं एक स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, मुझे काम करना आता है। जब नेशनल असेंबली में पहुँचूँगी तो मुझे पता है काम कैसे करना है।
हाँ, ये अलग बात है कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगी जब तक कि मैं ये कल्चर एक्सेप्ट नहीं करूँगी या मैं ये कल्चर अडॉप्ट नहीं थोड़े करूँगी। पैसे दे के रिजर्व सीट ले लेती कोई? आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे रिजर्व सीट तो ऑफर हुई और आपको लगता है मुझे टिकट मिलना मुश्किल था? अगर आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं आसान, आप बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली को बिलोंग करती हैं, बिजनेस कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। मैं समझता था मेमन कम्युनिटी से कोई मर्द आएगा, लेकिन मुझे खुशी हुई कि एक औरत सामने तो आई। आई थिंक टिकट लेने के लिए घर पे आते लोग ना, टिकट Yes. देने के लिए, अगर आप जानते हैं मेरा जी हाँ। बैकग्राउंड तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे चेंज लाना है या मुझे सोच में चेंज लाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे किसी ना किसी, मैं पार्टी में तो चेंज इस तरह ला ही नहीं सकती क्योंकि सबकी पार्टी के अपने एक कल्चर डेवलप हो चुका है और उस कल्चर ने कोई फ़ायदा तो दिया नहीं है अभी तक। तो आपका ये नेक्स्ट सवाल होगा कि जो चेंज लाने वाले हैं उनके साथ क्या हो गया। जी तो हाँ। एब्सोल्युटली आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इलेक्शन हो रहा है, आई थिंक इसका ही कल्चर गलत है। पॉपुलैरिटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है, ऑफ कोर्स। नहीं, टोटल रिफॉर्म्स कैसे होती है? हर बंदा रेवोल्यूशन चाहता है और 8 फरवरी को घर में बैठा है। 8 फरवरी को हर बंदा घर में बैठने की बात कर रहा है। आज अगर आप मेरे ही हल्के की बात कर लें, 80% लोग मायूस हैं। मोर देन 80% लोग बोल रहे हैं हम वोट नहीं देंगे, हम थक गए हैं और हम मायूस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मायूसी को ख़त्म करें। जो आप रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं वो आप 8 फरवरी को लेकर आए ना। अगर आप 8 फरवरी को रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं तो ये आपका काम है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कैंडिडेट्स को चेक करें, कौन कौन है उधर, कौन कौन सा कैंडिडेट किस किस उस पर है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने क्या क्या काम किया है। जब भी आप जैसे लोग भी बात करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, आप 4 कैंडिडेट्स की बात करते हैं। कितने कैंडिडेट्स हैं मेरे हल्के में जो खड़े हुए हैं? 20 से ऊपर 25 कैंडिडेट्स हैं इस वक्त। 20-25 उसमें आप 5 के नाम लेते हैं, जो 16 हैं उनका भी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है, कुछ है ना। मुझे इलेक्शन में मैं सेलेक्ट हूँ, मैं इलेक्ट हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट मैं इतनी मैच्योरिटी पब्लिक में देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने कैंडिडेट्स पे रिसर्च करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पे रिसर्च करें। जो कैंडिडेट है, अगर मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे कहते हैं आप अपने हल्के के लिए क्या करेंगी, मैं 4 लाइनों में आपको बता दूँ मैं आपके हल्के के लिए क्या करूँगी। इतना बड़ा हल्का, पॉसिबल ही नहीं है। हर एरिया का प्रॉब्लम अलग। मैं अच्छा, क्या I'll come back to you. NA 238 को मैं तफसीलन आपसे डिस्कस करूंगा, मैं मौलवी साहब से भी करूंगा, लेकिन मौलवी साहब आप मुझे बड़ी काम की चीज़ बताइएगा कि सर खर्चा आपने कितना किया है, कितना करना बाकी है, वैसे कितना होता है सर नेशनल असेंबली की सीट के इलेक्शन की मुहिम के ऊपर खर्चा? महमूद मौलवी साहब। देखें, हर इलाके का डिफर करता है और खर्चा देखें 1 करोड़ के अंदर ही होता है, क्योंकि एज पर देखें जो भी टैरिफ है जो इलेक्शन कमिश्नर ने दिया है तो लोग उससे ऊपर तो दिखा ही नहीं सकते, तो वो उसी के अंदर दिखाते हैं। अब ऑफ द रिकॉर्ड बता दें होता कितना है? ऑफ द रिकॉर्ड देखें अलग अलग है कि कुछ लोगों का 2 करोड़ होता है, कुछ का 3 होता है, कुछ का 5 होता है, एंटी रेसिन में 6-7 भी हो जाता है। 10-20 भी होता है सर कहीं कहीं? नहीं, 10-20 मुझे नहीं पता, मैंने आपका कितना हुआ है महमूद साहब? आपका अभी तक कितना खर्चा हो गया? अब तो आप आखिरी दिन है 1-2। मैं अभी तक हिसाब किया ही नहीं है। देखें, अभी तक हिसाब का वो हमेशा इलेक्शन के बाद ही हिसाब करते हैं। और माशाल्लाह आपको सर हिसाब की जरूरत भी तो नहीं है ना सर, आप जैसा बंदा हिसाब तो करने पे है तो क्या तो जरूरत ही नहीं है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मालिक का बड़ा करम है, मगर हिसाब किताब तो हमेशा होता है, हर चीज़ की होती है। राइट। उज़मा कारदार साहिबा, आपकी नज़र में सियासतदान हिसाब किताब करते हैं ऐसे ऐसे वक्त के ऊपर, या फिर कहते हैं कि बस बोरियों के मुंह खोल दो, बहने दो पैसा? ताला, इलेक्शन लड़ना हमारे मुल्क में कोई आसान काम नहीं है। अग्रीड। और आप अगर देखें तो नेशनल असेंबली का जो हल्का है वो बहुत बड़ा होता है, और इस दफ़ा तो जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, एक एक नेशनल असेंबली के हल्के के नीचे 4-4, 5-5 आपको MPs नज़र आएंगे। थोड़े थोड़े हल्के, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने बड़े सख्त रूल्स रखे हुए हैं। आपको एक बैंक अकाउंट खोलना होता है, नया बैंक अकाउंट, जिसमें आपको दिखाना होता है कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं। खर्चा आपको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इतने बड़े एरिया में डोर टू डोर आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप जा सकें। तो फिर आपको लोगों के साथ अगर तो आप पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, उनकी तंजीम होती है तो वो आपके साथ जुड़ जाती है, आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। लेकिन कई लोग गरीब होते हैं, गरीब औरतें घरों से निकलती हैं, जो अपने बच्चों को छोड़ती हैं, फैमिलीज को छोड़ती हैं, तो थोड़ा सा आपको उनको कॉम्पनसेट करना पड़ता है। वो उनको ट्रांसपोर्ट आपको देनी पड़ती है, वो अपनी जेब से तो नहीं कर सकते ना ये सब कुछ। अगर वो निकले हुए हैं तो फिर ये खाना आप जब वो पूरा दिन कैंपेनिंग करके आती हैं तो 4 बजे आप उनको अगर बगैर खाए पिए भूखा आप घर भेज दें तो ये मेरे ख्याल में बहुत नामुनासिब बात है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको। फिर उसके अलावा जो इलेक्शन डे है उसकी एक अलग साइंस है,
اس کو کس طرح سے آپ نے مینیج کرنا ہے. وہ آپ کو اس میں کافی خرچہ آپ کا ہو جاتا ہے. جتنے لوگ آپ کے ساتھ آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو لک آفٹر کرنا پڑتا ہے, آپ کو ووٹرز کو نکالنا پڑتا ہے, اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن چاہیے ہوتی ہے, آپ کو مین پاور چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ یہ سارا, آپ کو یہ سائنس نہیں آتی ہے تو آپ الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں. یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ الیکشن نہیں لڑ رہی. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ میں جب پی ٹی آئی میں تھی تو میں نے ڈائریکٹ ٹکٹ کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا. میں فائٹر ہوں اور 2 مہینے تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکی تھی پارٹی کے کس کو ٹکٹ دینا ہے. تو شفقت محمود میرے پاس آئے, وہ بھی اسی علاقے سے انہوں نے اپلائی کیا تھا. تو مجھے ہنس کے کہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ آپ میرا ٹکٹ آپ لے لیں کیونکہ آپ کے جیتنے کے زیادہ چانس ہیں, اور اپنی ریزرو سیٹ کا ٹکٹ آپ مجھے دے دیں. تو میں نے تو ریزرو سیٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا. الحمدللہ. تو میں تو اس میں بلیو نہیں کرتی ہوں, لیکن ہمارا پولیٹیکل کلچر ابھی چینج ہونے والا ہے. خواتین جو ہیں لوجسٹکلی پارٹیز کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, سیف سیٹ سے ان کو فیلڈ کرنا چاہیے, لیکن یہ کلچر نہیں ہے ابھی ہمارے پارٹیز میں. تو جب تک یہ نہیں ہوگا خواتین کے لیے اکیلے الیکشن لڑنا جو ہے وہ بہت دشوار ہو جاتا ہے. رائٹ, ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے میڈم, آپ کی اجازت سے ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کے ڈسکس کریں گے. کراچی کا حلقہ ہے NA 238, 10 لاکھ سے زائد ووٹرز ہیں. محمود مولوی صاحب بھی وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ہمارے ساتھ تبسم عبدالقادر صاحب موجود ہیں, وہ بھی وہیں سے الیکشن لڑ رہی ہیں. پوچھیں گے ان سے کہ ان کو کیا معلوم ہے کہ علاقے میں پرابلمز کیا ہیں اور کیا کرنے والے ہیں NA 238 کے لیے دونوں امیدوار. بریک کے بعد.